एक तरफ सेशल्स में जश्न का माहौल था। आसमान में भारत का तिरंगा और सेशल्स का राष्ट्रीय ध्वज एक साथ शान से लहरा रहे थे, और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर से चाइना के अत्याधुनिक और बेहद मारक खूंखार युद्धपोत हिंद महासागर का सीना चीरते हुए आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? एक छोटे से द्वीपीय देश में ऐसा क्या पक रहा था जिसने सीधे तौर पर चाइना की रातों की नींद उड़ा दी? क्या ये महज एक इत्तेफाक था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की जमीन पर मौजूद थे? ठीक उसी टाइम पर चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी कि प्लान के घातक युद्धपोत समंदर के अंदर अपनी बेवजह की आक्रामकता दिखा रहे थे, या फिर ये उस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेस गेम का बहुत बड़ा हिस्सा था जहां भारत ने चाइना की एक ऐसी नाजुक नस को जोर से दबा दिया जिससे पूरा ड्रैगन दर्द से छटपटाने लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम एक ऐसे स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिससे देख करके दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट भी पूरी तरह से हैरान हैं। दोस्तों, सेशल्स जिसे नक्शे पर ढूंढने के लिए आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है, अचानक से दुनिया की दो सबसे बड़ी और ताकतवर ताकतों का अखाड़ा क्यों बन गया? दोस्तों, बात सिर्फ सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह की नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक और भव्य जश्न के अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर के राजधानी विक्टोरिया पहुंचे तो वहां अकेले बिल्कुल नहीं थे। उनके साथ में भारत की मिलिट्री माइट का एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा जत्था वहां पर मौजूद था। असम राइफल्स के वीर जवान कदमताल करते हुए अपनी ताकत का एहसास करवा रहे थे। भारतीय नौसेना का शानदार मार्चिंग बैंड धुन बजा रहा था, और सबसे बड़ी बात, समंदर में भारत के अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्ष्क अपनी भारी भरकम लंगर डाल करके दुश्मन को ललकार रहे थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी। दोस्तों, ये हिंद महासागर के अंदर भारत का एक क्लियर और लाउड पावर प्रोजेक्शन था, एक ऐसा अचूक शक्ति प्रदर्शन जिसने चाइना की लीडरशिप को सीधा मैसेज दे दिया था कि इंडियन ओशन के अंदर असली बॉस कौन है, और यही वो पॉइंट है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। दोस्तों, चाइना का इस कदर बौखलाना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि भारत ने ड्रैगन के खौफनाक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ठीक बीचों बीच अपना एक ऐसा अभेद्य और अजेय किला खड़ा कर दिया है जिसे भेद पाना अब चाइना के बस की बात नहीं रही है। दोस्तों, इस पूरी कहानी और इसके पीछे की भयानक साजिश को गहराई से समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा और चाइना की उस खौफनाक रणनीति को समझना होगा जिसे दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानती है। पिछले 2 दशकों के अंदर चाइना ने भारत को समंदर के अंदर चारों तरफ से घेरने के लिए एक बहुत ही बड़ा और बेहद शातिर जाल बिछाया है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर के श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार के सितवे से लेकर के अफ्रीका के जिबूती तक, और अब हाल ही के अंदर बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट तक चाइना ने अपनी जेब से अरबों डॉलर का कर्ज देकर के इन गरीब देशों के बंदरगाहों के ऊपर अपना नापाक कब्जा जमा लिया है। उसका इकलौता मकसद साफ है कि भारत के इर्द गिर्द एक ऐसा मजबूत घेराबंदी तैयार कर देना ताकि जंग की स्थिति के अंदर भारत को समंदर के अंदर ही पूरी तरह से चौक किया जा सके। लेकिन दोस्तों, चाइना इस घमंड में एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कर बैठा, और वो भूल गया कि भारत का स्ट्रेटेजिक डेप्थ और समुद्री समझ समंदर की लहरों में उससे कहीं ज्यादा पैना है। दोस्तों, चाइना मोंगला और ग्वादर के बंदरगाहों में बैठ करके खुश हो रहा था, और भारत ने बिना कोई शोर मचाए चुपचाप मॉरिशस और सेशल्स के जरिए पश्चिमी हिंद महासागर के अंदर एक ऐसा अचूक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट तैयार कर लिया है जिसने रातों रात चाइना के पूरे सप्लाई चेन और मिलिट्री मूवमेंट्स को भारत के रडार पर ला दिया है। अब दोस्तों, ध्यान से समझिए, क्योंकि असली कहानी यहीं से बहुत ज़्यादा विकराल होती है। सेशल्स भले ही 115 द्वीपों का एक छोटा सा देश है जिसका ज़मीनी क्षेत्रफल मात्र 460 किलोमीटर के आसपास है,
लेकिन समंदर के अंदर इसकी संप्रभु अधिकार क्षेत्र, जिसे अंतरराष्ट्रीय भाषा में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वो 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये विशाल इलाका पश्चिमी हिंद महासागर के उस अहम स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट के ऊपर मौजूद है जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। दोस्तों, हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और भारी भरकम कार्गो शिप्स इसी एकमात्र रास्ते से होकर के जाते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि चाइना का 80% से ज्यादा ट्रेड और उसकी पूरी इकोनॉमी को चलाने वाली एनर्जी सप्लाई इन्हीं रास्तों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर इन रास्तों के ऊपर किसी भी देश का कंट्रोल हो जाए तो वो जब चाहे तब चाइना की इकोनॉमी की सांसें हमेशा के लिए रोक सकता है। और दोस्तों, भारत ने बिल्कुल यही अचूक दांव खेला है। भारत और सेशल्स के बीच में अजम्पशन आइलैंड को लेकर के जो ऐतिहासिक डील हुई है वो चाइना की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए किसी खौफनाक बुरे सपने से कम नहीं है। भारत इस आइलैंड के ऊपर अपना आधुनिक बुनियादी ढांचा, एक बड़ी एयर स्ट्रिप और अत्याधुनिक समुद्री सुविधाएं विकसित कर रहा है। ये रणनीतिक बेस भारतीय नौसेना को अफ्रीकी तटरेखा और ग्लोबल शिपिंग लेन के पास में एक मजबूत लॉजिस्टिक हब और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के रूप में प्रदान कर रहा है। दोस्तों, सेशल्स के पास में इतने बड़े और विशाल समुद्री इलाके की निगरानी करने के लिए ना तो अपना संसाधन है और ना ही कोई मजबूत नौसेना है। भारत ने इस बेहतरीन अवसर का फायदा उठाते हुए वहां अपना सबसे एडवांस कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम यानी कि CSRS स्टेब्लिश कर दिया है। दोस्तों, ये कोई आम या फिर साधारण रडार सिस्टम नहीं है जो सिर्फ मौसम बताता हो। ये भारत की समुद्री खुफिया ग्रिड का वो सबसे अहम और खौफनाक हिस्सा है जो हिंद महासागर के अंदर किसी परिंदे को भी पर मारने से पहले डिटेक्ट कर लेता है। अब दोस्तों, अब इस हाईटेक रडार नेटवर्क के जरिए भारतीय नौसेना को पूरे पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र का सटीक रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा हर सेकंड मिल रहा है। दोस्तों, इसका सीधा और खौफनाक मतलब यह है कि चाइना का कोई भी युद्धपोत, कोई भी खुफिया जासूसी जहाज या फिर समंदर के भीतर छिपी उसकी कोई भी पनडुब्बी अगर इस इलाके के अंदर छुप करके भी गुजरती है तो दिल्ली के नेवल कमांड सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर उसकी लोकेशन तुरंत रेड फ्लैग हो जाएगी, ब्लिंक करने लग जाएगी। दोस्तों, चाइना को सदियों से जो डर सता रहा था, भारत ने ठीक वहीं पर चोट की है। चाइना को डर था कि मलक्का स्ट्रेट के पार जाते ही उसकी नौसेना अंधी और बहरी हो जाएगी और भारत ने सेशल्स के अंदर बैठ करके चाइना की आंखों के ऊपर वाकई एक काली पट्टी बांध दी है। दोस्तों, चाइना आज इसी बात से बुरी तरह से बौखलाया हुआ है कि उसकी अरबों डॉलर की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की महंगी रणनीति को भारत ने रडार के कुछ टावर्स और एयर स्ट्रिप्स के जरिए पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। जब चाइना के राष्ट्रपति और PLA के जनरल्स ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री खुद सेशल्स के अंदर बैठ करके इस रक्षा साझेदारी को एक नए और खतरनाक मुकाम पर लेके जा रहे हैं, तो चाइना के अंदर बैठे बड़े बड़े रणनीतिकारों के पसीने छूट गए। ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वो सटीक और नाजुक टाइम था जब चाइना ने आनन फानन में अपने जंगी युद्धपोतों को हिंद महासागर में उतारने का सीधा आदेश दे दिया। ये समंदर में कोई सामान्य गश्त या फिर रूटीन पेट्रोलिंग नहीं थी, ये डरे हुए देश का डेस्परेट रिएक्शन था। ये दुनिया को एक झूठा मैसेज देने की कोशिश थी कि चाइना भी समंदर के इस बड़े गेम में अभी जिंदा है और मौजूद है। लेकिन दोस्तों, कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स की बेरहम दुनिया में इसे एक खौफजदा और बैकफुट पर आ चुके देश का कदम माना जाता है। भारत ने बिना कोई एक भी गोली चलाए, बिना कोई बड़ा युद्ध लड़े चाइना को पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में धकेल दिया है। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के साथ में PM मोदी की घंटों चली गहन बैठक और उसके बाद में उन्हें गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना ये दुनिया के सामने साबित करता है कि सेशल्स अब पूरी तरह से भारत के मजबूत स्ट्रैटेजिक ऑर्बिट में आ चुका है। भारत वहां अब सिर्फ एक बाहरी ताकत या मेहमान नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र का एक स्थायी रेजिडेंट पावर और सबसे भरोसेमंद नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। दोस्तों, जो बात आपको अखबारों के अंदर दिख रही है, असली खेल उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है।
मोदी सरकार ने अपने इस ऐतिहासिक दौरे पर एक ऐसा भयानक आर्थिक और कूटनीतिक कार्ड खेला है जिसने चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कि जानलेवा कर्ज के जाल वाले मॉडल की हमेशा के लिए धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत ने सेशल्स के साथ में 1250 करोड़ रुपए यानी कि करीब 150 बिलियन डॉलर के एक बहुत बड़े अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते के ऊपर साइन किए हैं। अब दोस्तों समझिए कि चाइना करता क्या है। दोस्तों चाइना गरीब और छोटे देशों को ऐसे सफेद हाथी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भारी भरकम कर्ज दे देता है जिसकी उन्हें कभी जरूरत ही नहीं होती है, और फिर जब वो देश कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी संप्रभु जमीन और बंदरगाहों को बेरहमी से हड़प लिया जाता है, जैसा उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा के साथ में किया था। लेकिन भारत का मॉडल चाइना से बिल्कुल अलग और पारदर्शी है। अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि सेशल्स इस फंड का इस्तेमाल किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से रक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, आम जनता के स्वास्थ्य और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अलग अलग लोक कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स के लिए खुल करके कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी तमाम साजो सामान और हाईटेक सेवाएं सीधे भारत से ही आयात की जाएंगी। इसका मतलब यह है कि भारत का पैसा घूम फिर करके वापस भारत की इकोनॉमी के अंदर ही आएगा, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स और कंपनीज को बड़ा और सीधा फायदा होगा। ये एक शानदार विन विन सिचुएशन है जो आपसी गहरे सम्मान और अटूट विश्वास के ऊपर टिकी हुई है, ना कि चाइना की तरह शोषण और धोखेबाजी पर। दोस्तों ये कहानी सिर्फ हथियारों और रडार और कर्ज तक सीमित नहीं है। भारत ने सेशल्स को डिजिटल और तकनीकी रूप से भी अपने साथ में एक मजबूत धागे के अंदर पिरो लिया है। दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सेशल्स के सेंट्रल बैंक के बीच में भारत के यूपीआई को लेकर के जो अहम समझौता हुआ है वो भारत की आधुनिक डिजिटल डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मील का पत्थर है। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी पूरी इकोनॉमी के लिए पर्यटन और टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां भारत का तेज और सुरक्षित पेमेंट सिस्टम लागू होना भारत के आर्थिक प्रभाव को वहां की रग रग में कितनी गहराई तक लेके जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा सेंटर वहां एस्टेब्लिश करना और यहां तक कि बाहरी अंतरिक्ष यानी कि आउटर स्पेस की शांतिपूर्ण खोज के लिए जो बड़े समझौते हुए हैं वो साफ बताते हैं कि भारत सेशल्स को 21वीं सदी की हर जटिल चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों सेशल्स की सरकार ने भी भारत से एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की भी डिमांड की है, जिस पर नई दिल्ली ने तुरंत अपनी मुहर लगाने के संकेत दे दिए हैं। ये साफ दिखाता है कि सेशल्स अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के लिए अब अमेरिका या फिर धोखेबाज चाइना की तरफ नहीं बल्कि सीधे तौर पर भारत की तरफ देख रहा है। दोस्तों साल 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सेशल्स गए थे तब उन्होंने दुनिया को सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का एक शानदार विजन दिया था। लेकिन अब 2026 में जियोपॉलिटिक्स का चक्का घूम चुका है और ये विजन अब महासागर यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन के एक बहुत बड़े और व्यापक रूप में बदल चुका है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब सिर्फ तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि पूरे इंडियन ओशन क्षेत्र का एक समग्र और शांतिपूर्ण विकास चाहता है, जिससे क्लाइमेट चेंज का मुकाबला, मजबूत सप्लाई चेन और एक सस्टेनेबल इकोनॉमी सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो। दोस्तों सेशल्स की संसद में खड़े होकर के पीएम मोदी का दिया गया वो ऐतिहासिक भाषण याद कर लीजिए, जहां उन्होंने बिना किसी का नाम लिए पश्चिमी देशों और विकसित मुल्कों को कड़ा आईना दिखाया। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों के अंदर कहा कि ग्लोबल साउथ और खास तौर पर छोटे द्वीपीय देश आज जलवायु परिवर्तन का भयानक खामियाजा भुगत रहे हैं, उनके तट डूब रहे हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रहा है, जबकि इस विनाश के अंदर उनका खुद का कोई योगदान नहीं है। दोस्तों मोदी ने सेशल्स की जमीन से पूरे ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बनकर के विकसित देशों को ये बेहद सख्त और कड़ा संदेश दिया है कि कोई भी क्लाइमेट एक्शन सिर्फ बातों में नहीं बल्कि निष्पक्ष, समानता और जिम्मेदारी पर पूरी तरह से आधारित होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा और तगड़ा मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेटिक मूव था जिसने न सिर्फ सेशल्स बल्कि अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देशों के दिलों में भारत के लिए इज्जत और सम्मान को 1000 गुना बढ़ा दिया है।
दोस्तों चाइना हमेशा से झूठा चोला ओढ़ करके खुद को ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा मसीहा बताने की कोशिश करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में वो इन गरीब देशों का सबसे ज्यादा आर्थिक और रणनीतिक शोषण करता है। भारत ने सेशल्स में ब्लू इकोनॉमी, समुद्री विज्ञान की रिसर्च, नवीनीकरण ऊर्जा और तटीय प्रबंधन के अंदर मजबूत साझेदारी की जो ठोस पेशकश की है, उसने चाइना के इस पूरे फर्जी नैरेटिव को हमेशा के लिए पूरी तरह से पंचर कर दिया है। सेशल्स का बच्चा बच्चा अब ये जान गया है कि भारत केवल एक मतलबी साझेदार नहीं है, बल्कि एक ऐसा दोस्त है जो हर प्राकृतिक आपदा और मुश्किल घड़ी में ढाल बनकर के उसके साथ में खड़ा है। दोस्तों भारतीय मूल के हजारों लोग आज भी सेशल्स की इकोनॉमी, वहां के स्वास्थ्य तंत्र, व्यापार और यहां तक कि प्रशासन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभा रहे हैं। यही वो गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है जो दोनों देशों की साझेदारी को किसी भी चाइनीज पैसे से कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। और यही वजह है कि जब भारत का तिरंगा सेशल्स की जमीन पर पूरे गर्व और शान से फहरा रहा था, तो बीजिंग की सत्ता के गलियारों में, कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों में एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। दोस्तों चाइना के चालाक नीति निर्माताओं को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि वो भारत के इस बेहद स्मार्ट, कैलकुलेटेड और एग्रेसिव कूटनीतिक चाल का काट कैसे निकालें। बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट का समझौता करके चाइना ने भारत के खिलाफ जो थोड़ी बहुत मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की नाकाम कोशिश की थी, भारत ने सेशल्स के जरिए उसे रातों रात पूरी तरह से बेअसर और नेस्तनाबूद कर दिया है। अब दोस्तों बात बिल्कुल क्लियर है और शीशे की तरह पारदर्शी है कि हिंद महासागर अब कोई ऐसा खुला या लावारिश मैदान नहीं है जहां चाइना अपनी मनमानी कर सके और दादागिरी दिखा सके। भारत ने अपनी दशकों पुरानी डरी हुई और डिफेंसिव मानसिकता को पूरी तरह से समंदर में डुबो दिया है। अब नया भारत बेहद आक्रामक तरीके से समंदर की लहरों के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजिक चेकपोस्ट तैयार कर रहा है। चाहे वो मॉरिशस का अगालेगा आइलैंड हो, सेशल्स का एजम्पशन आइलैंड हो, समंदर में ऐसे अनब्रेकेबल और हाईटेक समुद्री नोड्स बना लिए गए हैं जो हर पल चाइना की नेवी की हर छोटी बड़ी हरकत को बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। जिस तरह से दोस्तों शतरंज के एक जटिल खेल के अंदर एक छोटा सा मोहरा सामने वाले के सबसे ताकतवर वजीर की चाल को मात दे सकता है, आज सेशल्स जैसा एक छोटा सा द्वीपीय देश आज भारत के हाथों में वो सबसे मजबूत मोहरा बन गया है, जिसने चाइना के खूंखार ड्रैगन को सीधे चेक और मैट की स्थिति में ला दिया है। सेशल्स के जश्न के दौरान चाइना का वहां पर युद्धपोत भेजना उसकी किसी बड़ी ताकत का नहीं, बल्कि उसकी चरमराती हताशा, हर और बौखलाहट का सबसे बड़ा प्रतीक है। और वो अंदर ही अंदर ये समझ चुका है कि समंदर के इस खतरनाक खेल के अंदर अब भारत ने अपनी शर्तों पर रूल्स करना स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों आप बताइए, आपको क्या लगता है कि चाइना आने वाले टाइम में हिंद महासागर के अंदर कोई बड़ा सैन्य दुस्साहस करने की हिम्मत जुटा पाएगा, या फिर भारत की इस अभेद्य कूटनीति और रणनीतिक चक्रव्यूह में वो हमेशा के लिए इसी तरह से दफन हो जाएगा? दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।